कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि के बारे में, जो भूगोल का ज्योग्राफी का एक दूसरे नंबर एक्सरसाइज है। पहला नंबर एक्सरसाइज का पांचों खंड और साथ में पहला एक्सरसाइज को भी पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में यानी क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग आए हैं दूसरे नंबर एक्सरसाइज यानी कृषि को लेकर के, जो भूगोल यानी कि एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए एक पूरे के पूरे एकदम पूरे एनसीईआरटी पे एकदम आधारित है। हम लोग क्लास 10th में चल रहे हैं, तो बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण, और ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए, जो आप लोग ये याद रखेंगे जो राज्य का जो बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चलिए आज हम लोग जानेंगे कृषि के बारे में। अगर कृषि के बारे में अगर बात करें तो हमारा बिहार जो है एक कृषि प्रधान देश ही नहीं, कृषि प्रधान राज्य भी है, क्योंकि हमारा बिहार जो है, बिहार में 90% 80 से 85-90% लोग कृषि पे ही आधारित है। यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है। यहाँ के लोग दूसरे जगह कमाने के लिए जाते हैं, यानी अलग अलग राज्यों में जाते हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग रहते हैं वो सारे के सारे लोग हमारे कृषि पे ही आधारित होते हैं। यानी 2/3 की बात करें तो 2/3 हमारा देश है जो है वो कृषि प्रधान देश है, यानी 2/3 लोग कृषि पे मिलते हैं, यानी 3 में से 2 जो है वो कृषि पर ही निर्भर होते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं। जानेंगे कि कृषि के आकार में या कृषि के बारे में कि कौन कौन चीज ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कौन कौन चीज के बारे में हम लोग को जानना है। अगर बात करते हैं तो हम लोग ये सब पहले से ही जानते हैं कि कृषि के बारे में हम लोग क्या होता है कि धान के पौधे कैसे उगते हैं, गेहूं के पौधे कैसे उगते हैं, तो गेहूं हम लोग काटते बढ़ते, यानी जितने खेती करने वाले किसानी वाली काम है वो सारे हम लोग पहले से बचपन से जानते हैं। क्योंकि अधिकतर बिहार के अधिकतर लोग गांव में निवास करते हैं, और गांव वाले जितने लोग हैं उन सभी को पता होगा कि खेती में कौन कौन चीज आते हैं और क्या क्या चीज हम लोग को करना होता है। चलिए आज हम लोग देखते चलेंगे कौन कौन से और कितने प्रकार के कृषि होते हैं, ये सारी बात हम क्लियर करने वाले हैं। जिसमें पहली बात अगर बात करें तो हम लोग कृषि में सबसे पहले आता है फसल के बारे में, वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जानने वाली बात है जो भारत कृषि के दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र, यानी कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें तो हमारा भारत जो एक संपन्न किसको कह सकते हैं, जो भरा पूरा बिल्कुल हो। कृषि के क्षेत्र में भरा पूरा हमारा भारत देश है। अगर बात करें तो कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। कृषि की अगर बात करें तो कृषि यानी खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए वर्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। जिस क्षेत्र में बारिश ज्यादा होता है वहां पर अच्छे अच्छे किस्म के फसल उगा सकते हैं, और जहां पे बारिश कम होता है वहां पर ना के बराबर हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत फसल उगाते हैं, वो भी में हम लोग मोटर हैंडपंप के द्वारा या हम लोग वाटर पंप के द्वारा लगाते हैं। लेकिन बाकी अगर अलावा समझें कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं होता है या जहाँ पर बारिश नहीं होता है, वहां पर हम लोग पानी यानी कि खेती करने की बहुत कम मात्रा में खेती कर पाते हैं, या खेती करते भी हैं तो अकाल की वजह से, सुखाड़ की वजह से या बाढ़ की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। उस सभी के बारे में हम जानेंगे। अगर बात करते हैं कि भारत के अधिकांश भाग में वर्षा जो है एक मात्र 3 से 4 महीने ही होते हैं। भारत के जितने एरिया है उन सभी एरिया में पूरे साल में मात्र 3 से 4 महीने ही बारिश होता है, पूरे साल में सिर्फ बरसात के मौसम में। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो मौसम है वो 4 प्रकार के है, यानी 3 प्रकार के है। एक तो गर्मी का मौसम होता है, एक ठंडे का मौसम होता है, और एक वर्षा का मौसम होता है। वर्षा का मौसम यानी 3 से 4 महीना वही बरसात वाला मौसम में बारिश होता है। और उसी के बारे में हम लोग जाने तो ये कहते हैं कि जहां सिंचाई की सुविधा अगर होती है वहां पर साल में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। यानी जहां पर सिंचाई की सुविधा मौजूद होती है वहां पर 2 फसल उगाई जाती है, या 2 से अधिक भी फसल उगाई जा सकती है। जहां पर अगर नहीं होता है वहां पर एक फसल भी बिल्कुल मुश्किल हो जाता है उगाना, यानी एक फसल मुश्किल से उगा पाते हैं वहां के लोग। जहाँ पे सिंचाई की सुविधा कम होती है या बारिश कम होता है वहां पे की बात करें। आगे बात करें तो वर्षा के सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। यानी वर्षा से सहायता से, वर्षा के यानी बारिश के सहायता से केवल अगर खेती करते हैं तो उसको हम लोग शुष्क कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क कृषि कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कृषि यानी कि खेती में क्या क्या चीज होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब बात करते हैं कि भारत में कृषि के महत्व क्या क्या है। भारत में कृषि के महत्व के बारे में जाने तो सबसे पहला नंबर पॉइंट देखिए क्या आता है। पॉइंट तो हम लोग चारों जानेंगे। पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है, कृषि देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। कृषि है, जो किसानी है, जो भारत के आर्थिक जीवन का प्राण है, जान है। कृषि है तो जान है, कृषि नहीं हो तो समझिए कि हमारा जान भी नहीं है, हम बिल्कुल अनजान है ना। तो कृषि देश के आर्थिक जीवन का क्या है, ये प्राण है, जान है। कहता इससे भारत में 2/3 लोगों की जीविका चलती है। यानी भारत में
कृषि जो है 2/3 यानी कि 3 में से 2 व्यक्तियों का जीवन जो चलता है वो कृषि से चलता है, पूरा जीवन अपन जीविका चला लेता है। दूसरी बात करें तो उद्योग के लिए कच्चे माल भी कृषि से ही प्राप्त होते हैं। उद्योग के लिए जो कंपनियां वगैरह जो होते हैं, कंपनियों में जो फैक्ट्रियों में जो कच्चा माल की जरूरत होता है वो भी कृषि से ही प्राप्त होते हैं। दूसरी बात करते हैं कि जैसे में सूती कपास है वो सूती वस्त्र के उपयोग में काम आता है। गन्ना की बात करें तो गन्ना है जो चीनी या मीठा बनाने के लिए उद्योग हो जाते हैं, यानी गुड़ बनाने के लिए उपयोग आते हैं। अगर बात करते हैं जूट की तो जूट बनाने के लिए जूट उद्योग में भी जूट की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और कई सारे ऐसे चीज है जिसमें हम लोग को यानी कृषि उत्पादन देश से यानी कृषि से ही प्राप्त होता है कच्चे माल के रूप में। आगे अगर बात करें तो तीसरा नंबर समझेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय में भी कृषि का योगदान 24% है। भारत के राष्ट्रीय आय में भी कृषि का योगदान कितना परसेंट है? 24%। केवल और केवल कृषि का योगदान है राष्ट्रीय आय में। अगला बात करते हैं तो यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। हमारे देश में इतना बड़ा विशाल जनसंख्या है, यानी पूरे दुनिया का नंबर 1 हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत है। और फिर भी यहाँ के सभी लोगों के लिए अगर बात करें तो ये जो भोजन जो मिलता है वो कृषि से ही मिलता है। पता है कि यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कृषि से ही प्राप्त होते हैं। आगे की अगर बात करें तो भारत में कृषि योग भूमि यानी कि कृषि लायक खेती करने लायक जो भूमि है वो कितना है, किस तरह से है, तो उसके बारे में जानेंगे। कहता है कृषि पर निर्भर लोगों के लिए भूमि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यानी महत्वपूर्ण संसाधन है। जो खेती करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोगों के लिए यानी किसानों के लिए खेती जो है भूमि है वो बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह भूमि पर ही निर्भर होते हैं। खेती जितना होता है किसानी, वो कृषि जितना होता है वो भूमि पर ही निर्भर होते हैं। आगे की बात करें तो कृषि योग भूमि में 4 तरह के भूमि शामिल होते हैं। कहता है कि कृषि योग भूमि में 4 प्रकार के भूमि शामिल होते हैं। कैसा कैसा भूमि? तो एक शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का होता है कि हम बिल्कुल सब दिना उसमें बो रहे हैं, उससे फसल उपजा रहे हैं, तो उसको कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक होता है चालू प्रति भूमि, यानी कि अभी वो क्या प्रति है, आगे मतलब एक पूरे साल में एक आध सीजन उसमें फसल उगाए और बाकी 1-2 सीजन उसको प्रति छोड़ दिए, तो उसको बोलेंगे चालू प्रति भूमि। और एक होता है अन्य प्रति भूमि। अब अन्य प्रति भूमि किसको बोलते हैं? जो 1-2 साल 4 साल के लिए उसको प्रति छोड़ दिए, यानी किसी कारणवश उसको हम छोड़ दिए नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अन्य प्रति भूमि। एक होता है कृषि योग व्यर्थ भूमि। एक तो होता है क्या कि कृषि लायक वो भूमि है, उस पर हम खेती कर सकते हैं, लेकिन किसी और कारण के वजह से उस पर खेती नहीं कर सकते। जैसे मैं रोड में जो चला गया जमीन, उसमें आप खेती नहीं कर सकते। जो इसमें स्कूल बन गया, घर बना गया, मोहल्ला की बात करें तो जो शहर बना हुआ है, नदी चला गया, ये सब जो भूमि है, इस भूमि में हम लोग खेती नहीं कर सकते, वो व्यर्थ चला गया, यानी बेकार हो गया वो खेती के, वो भूमि जो है जमीन बेकार हो गया। तो जिस खेत को बेकार अगर समझा जाता है उसी को हम बोलेंगे क्या कि कृषि योग भूमि है लेकिन व्यर्थ भूमि हो जाता है। तो ये हम लोग जानेंगे। तो चौथे नंबर 4 कैटेगरी के भूमि आते हैं जो कृषि के ऊपर बात करें। अगला में बात करें तो देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है तो कृषि वाले भूमि पर दबाव बढ़ रहा है कि जितना ज्यादा कृषि वाले भूमि होते तो उतने लोग उन पर खेती करके और अपना जीवन यापन करते। लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है, खेती तो नहीं, जमीन तो नहीं बढ़ रहा है, तो उस पर दबाव बढ़ रहा है कि ये भी बढ़ता तो बढ़िया होता, लेकिन नहीं, जमीन तो जितना है तो उतना ही है, तो जिसके वजह से दबाव बढ़ रहा है, जिससे कृषि योग भूमि कम हो रही है। अब दबाव बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तो खेती करने लायक जो भूमि है वो धीरे धीरे करके कम होना लगेगा। क्योंकि देखिए जमीन नहीं कमेगा, बल्कि जमीन लोगों के लिए जो जमीन है वो संख्या कम जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले की बात करें, जब हमारा देश आजाद हुआ था, वहां पर 33 करोड़ जनसंख्या सिर्फ केवल भारत में हमारा था। केवल और केवल 33 करोड़ जनसंख्या जो था हमारे भारत देश का। आज की बात करें, वर्तमान युग की बात करें तो लगभग 140 करोड़ के आसपास में जनसंख्या हमारे भारत देश का है। अब सोचिए ये मात्र 75 साल के एज में, लगभग 75 साल के एज में अगर बात करें, 75 साल के अंतराल में इतना यानी 100 के आसपास में 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ा। अब सोचिए 100 करोड़ जनसंख्या जो बढ़ा, जो पहले 75 साल पहले हमारे दादा परदादा के पास 100 बीघा 200 बीघा जमीन होता था। आज की बात करें तो हमारे पास मात्र 1 कट्ठा जमीन भी मुश्किल से नहीं हो पाता। जो अपना खुद का भी घर होता है वो भी लोग किराए पर लेकर के रहते हैं।
तो ये बात हो जाता है। तो उसी को कहता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन कृषि योग्य भूमि में दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण से कृषि योग्य भूमि की कमी हो रही है। और ऐसी स्थिति में कृषि का उत्पादन 2 ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है। अब ऐसे रूप जब हो गया, कृषि योग्य भूमि जो है कम गया, तो इस रूप में कृषि को यानी कि खेती करने का या फसल को ज्यादा बढ़ाने के लिए 2 उपाय कर सकते हैं। क्या क्या उपाय कर सकते हैं? पहले उपाय तो ये कि प्रति हेक्टेयर में उपज को बढ़ा दो। अब उपज को बढ़ा दीजिएगा तो हम लोगों को भोजन बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मान लीजिए कि अगर एक खेती में या 1 बीघा या 1 कट्ठा खेती में अगर मान लीजिए एक मन अगर धान या चावल उपजा रहे हैं हम, तो उसी में ऐसा फसल या टेक्निक लाए और टेक्निक से और अच्छे अच्छे व्यवहार करके उसको हम एकदम मतलब कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करके उससे 4 से 5 मन हम लोग उससे अनाज निकाल सके। तो ये थोड़ा सा उपज अगर बढ़ाएंगे तब हम लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब्जी बिल्कुल अच्छे से पूरी हो सकती है। तो ये बात कहता है कि प्रति हेक्टेयर भूमि जो होते हैं, 1 हेक्टेयर में जितने भूमि में खेती होते हैं उसमें प्रति हेक्टेयर भूमि में यानी उत्पादन की क्षमता क्या कर सकते, बढ़ाया जा सकते। पहले अगर मान लीजिए 10 मन होता है, आज हम उसको क्या करेंगे, खाद प्रबंध इतना देंगे और इतने अच्छे से सेवा करेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यानी कि 20 से 30 मन उसमें उपज हो सके। तो एकदम दुगना तिगना उपज हो सके। एक उपज की बात कर रहा है कि उसमें बढ़ाया जा सके, वृद्धि किया जा सके। दूसरी बात करता है कि एक ही कृषि वर्ष में यानी कि एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में 1 से अधिकाधिक फसलों को उगा करके कुल उत्पादन में वृद्धि करना। अब कहता है कि मान लीजिए कि हमारे लोग एक खेत में एक ही प्रकार के फसल उगाते हैं यानी कि चावल उगाते हैं। अब उसी में क्या करेंगे, चावल उगाएंगे, या हो सकता है कि हम लोग रबी उगाते हैं तो रबी में हम लोग रबी उगा चना का खेती कर दिए। अब चना में एक डाल दिए, सरसों हो, राई हो, तीसी हो, ये सारा चीज डालने लगे यानी कि अलग अलग फसल भी उसमें डालना शुरू कर दिए, यानी 1 से अधिक फसलों का उपज करने लगे। तब जाकर के उसमें होता है क्या कि अधिक बहुत ज्यादा मात्रा में उससे वृद्धि कर सकते हैं। तो ये कहता है कि एक ही कृषि के एक ही वर्ष में एक ही कृषि में एक ही वर्ष में एक ही भूमि पर एक ही जमीन पर कहता 1 से अधिक फसलों का क्या कर सके, उगाएंगे और उत्पादन में उसका वृद्धि करेंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अब आगे हम लोग जानते हैं, एक कहता है, सुनिए, कहता है कि 75 सेंटीमीटर से कम बारिश यानी वैसे जगह वैसे एरिया जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है उस वाले क्षेत्र में होने वाले जो कृषि होते हैं उसको हम लोग शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क भूमि कृषि। यानी वैसे क्षेत्र वैसे एरिया जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है उस वाले एरिया को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। और वैसे जगह जहां पर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होते हैं वहां वाले जो भूमि होते हैं उसको हम लोग आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। जहां पर 75% से कम बारिश होता है उसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। और जहां पर 75% से अधिक की खेती बारिश होता है उसे आर्द्र भूमि वाले हम लोग कृषि कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट जो होता है, अगर बात करें कि कृषि के प्रकार यानी 3 प्रकार के कृषि होते हैं। कृषि प्रकार की बात करें तो कृषि जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हाँ, आगे अगर किसी के दिमाग में आए कि सर जी कृषि तो 4 प्रकार के 5 प्रकार के ऐसे भी पढ़े होंगे, लेकिन आपको जो बताते हैं जो सुनिएंगे कि कृषि के प्रकार की बात करें ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरा होता है गहन जीविका कृषि और ये होता है वाणिज्यिक कृषि। अब जीविका के आधार पर जो कृषि है वो 3 प्रकार के। प्रारंभिक जीविका कृषि किसे कहते हैं, गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं और वाणिज्यिक कृषि किसको कहते हैं, ये सारी बात समझेंगे। पहले हम लोग जानेंगे प्रारंभिक जीविका कृषि। अब इसको क्या होता है, तो इस प्रकार के कृषि में प्रारंभिक रूप से खेती की जाती है। यानी आप कह सकते हैं प्रारंभिक जीविका कृषि में कि वैसा कृषि जो पुराने जमाने से जो चलते आ रहे हैं पद्धति उसी सिस्टम के अनुसार खेती कर रहे हैं। यानी कि वो बिल्कुल कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक खेती हम लोग जो कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती जिसको कह सकते हैं कि पुराने जमाने में जैसे चलते आ रहा था बिना खाद के उसमें खेती करना शुरू कर दे। यानी जैविक खाद दे सकते हैं, यानी कि जैविक खाद कर सकते हैं कि जो अति हो सकता है जो अति कूड़ा करकट हो जाए, कूड़ा करकट के साथ साथ जो पुआल वगैरह जो हो वो सब सड़ा करके उसमें देना शुरू कर दिए। या अगर कोई अधिक का पक्षी का या अधिक का मुर्गी के
जो अति होता है लैट्रिन होता है उसको डालना शुरू कर दिए खेत में। साथ में अगर उसको हम लोग बोलते हैं जो कचरा, जो घर से कचरा निकलता है उस कचरा को उसमें डालना शुरू कर दिए। साथ में जो गाय गोबर हो वो सबके मल मूत्र जो होते हैं, गाय भैंस के अगर मल मूत्र हो या आदमी के मल मूत्र हो, उन सभी को खेतों में जब डाल करके उसको करते हैं ऑर्गेनिक कृषि करते हैं, तो वो प्रारंभिक कृषि के अंतर्गत आते हैं। वैसे तरीका से उसमें क्या होता है कि बहुत कम मात्रा, मेहनत तो लगता है ज्यादा लेकिन कम मात्रा में खेती होता है, और वो बिल्कुल ऑर्गेनिक कृषि होता है जिसमें से एक भी आपको बीमारी, अगर शुरू से बचपन से अगर वो कोई भी व्यक्ति हो बचपन से अगर वही खेती अगर कर रहा है और वही खेती से अगर अनाज सब्जी नहीं यूज कर रहा है, बाहर का फास्ट फूड भोजन नहीं कर रहा है, समझिए कि उसका आयु भी नेचुरल रहेगा, आयु भी बढ़ जाएगा, साथ में उसका शरीर पूरा तरह से नेचुरल, और ये कह सकते हैं कि उसमें कोई बीमारी नाम के चीज नहीं होंगे, यानी बहुत कम मात्रा में बीमारी होगा क्योंकि वो खाद वाला चीज जो है बहुत कम खा रहा है। जिसके वजह से आगे में बात करें तो इसमें आधुनिक तकनीकी का अभाव होता है, नहीं आधुनिक नए नए जो टेक्निकल का यूज हो रहा है वो सारे चीज यहाँ पर नहीं होते हैं, जिसके कारण से उपज कम होती है और इसमें फसल की उत्पादन की जीविका के निर्वाह, यानी कि जो व्यक्ति जो है किसान है जो खेती कर रहा है, वो किसान के केवल पेट भर सकता है, वो बाजार में बेचने लायक खेती नहीं होता, क्योंकि ये उतना ही भर उपज मेहनत कर सकते हैं और उतना ही भर खेती भी होगा जितना भर आपका पेट भर सके, ना कि आप बेच सके इतना भर आप खेती कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। क्लियर। आगे अगर बात करें तो दूसरा नंबर पे आता है गहन जीविका कृषि। इसमें क्या होता है कि कुछ मात्रा में नए टेक्निकल का यूज करना शुरू हो गया है, यानी कि यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गहन जीविका कृषि। अब क्या होता है सुनिए, कहता है यह कृषि देश के अधिकतर भाग में की जाती है, देश के अधिकांश भाग में आपका गहन कृषि जो है वो किया जाता है। कहता जहां जनसंख्या अधिक होता है वहां इस प्रकार की पद्धति जो है कृषि के जो पद्धति है वो अपनाया जाता है। इसमें श्रम अधिक लगता है, मेहनत अधिक लगता है, लेकिन कहता है कि श्रम अधिक लगता है और इस प्रकार की कृषि में कहता कि भूमि की उर्वरता बढ़ाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान का, बीजों के रख रखाव एवं मौसम संबंधी ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक होता है। यानी खेती करने के लिए वैज्ञानिक तरीका से खेती किया जा सके और इस तरीके से सभी चीजों का बीज को कैसे रखेंगे, बीज का भंडारण कैसे करेंगे, उसके बाद उसका पटवन कब करेंगे, यानी किस तरह से सारे बात को यही पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको कर सकता है और उसके लिए उसकी बात करता है। तो कहता परंपरागत ज्ञान, बीजों के रख रखाव एवं मौसमी संबंधी ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या बढ़ने से जोतों का आकार काफी ज्यादा क्या हो गया, छोटा हो गया है। जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो जोतों मतलब खेत का आकार काफी ज्यादा छोटा हो गया है। और इस कृषि में मुख्य रूप से धान की खेती, इसमें किसानों के पास व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन बचता है, इससे उसके जीवन का निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जीवन का निर्वाहक कृषि भी कहते हैं। किसको, यानी गहन जीविका कृषि को। क्लियर। अगला जो पॉइंट आता है, इसमें जितना दवा के खेती में आप जहर डाल सकते हैं, जहर का मतलब कर सकते हैं खाद पटवन जो है, जितना दवा के रासायनिक चीज आप डालना शुरू कर दीजिए और उतना ज्यादा वो फसल उपज होता है। जितना ज्यादा डालिए उतना फसल होगा और उतना आप बेचना शुरू कर दीजिए। अब तीसरा नंबर वाणिज्य कृषि जो होता है अथवा व्यापारिक कृषि, से व्यापार भी कर सकते हैं। अब कहता है कि इस प्रकार के कृषि में फसल व्यापार के लिए उगाया जाता है। व्यापार मतलब सिर्फ बेचने के लिए, खाने के लिए नहीं, ये बेचने के लिए उगाया जाता है। कहता है कि इसमें आधुनिक कृषि तकनीक, मतलब आजकल के जितना टेक्निकल आया है सारे टेक्निक को यूज कर दिया जाता है द्वारा अधिक पैदावार वाले परिष्कृत बीज, यानी अधिक जो हाइब्रिड का बीज हो, यानी अधिक पैदावार करने वाले जो है वो शुद्धकरण बीज को रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है। भारत में इस कृषि पद्धति को हरित क्रांति के बाद व्यापक रूप से पंजाब और हरियाणा में अपनाया गया। जब हरित क्रांति हुआ ना, तो हरित क्रांति के बाद पंजाब और हरियाणा जो है सबसे ज्यादा भारी मात्रा में एक खेती करना चालू किए और वहां पर प्रसिद्धि हासिल हुआ इसको। कहता है इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। याद रखेंगे, हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी खेती होती है, हरित क्रांति के बाद बहुत ज्यादा लोग पंजाब हरियाणा के लोग हैं पद्धति को अपनाया और इस पद्धति में गेहूं की खेती बहुत ज्यादा किया जाता है। साथ में बनारस बासमती चावल भी पंजाब और हरियाणा में उगाई जाती है। इसके अलावा चाय की, कॉफी के, गन्ना के, रबड़ के, केला भी यहाँ पर उगाया जाता है। कहाँ, पंजाब और हरियाणा में।
क्लियर। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि फसल के प्रकार। अब यहाँ से असली प्रकार आया कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। फसल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल को हम लोग बोलते हैं जो ठंडे के मौसम में उगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं खरीफ फसल, उसको बोलते हैं जो बरसात के मौसम में उगाया जाता है, और जायद फसल उसको बोलते हैं जो गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, और जायद फसल को गर्मा फसल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि ऋतु के आधार पे भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ऋतु के आधार पे भारत में 3 प्रकार की फसल उगाई जाती है। पहला नंबर पे रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल आते हैं। अब सुनिए रबी फसल के बारे में। पहले रबी फसल क्या होता है, तो वैसा फसल जो वैसा फसल जो ठंडे के मौसम में यानी कि शीत ऋतु में उगाया जाता है। कहता है कि जिस फसल को जाड़े के महीने में यानी अक्टूबर से दिसंबर तक के मध्य में इसको बो दिया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक के मौसम में इसको बो दिया जाता है यानी बुआई कर दी जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि मार्च और अप्रैल के बीच में इसको काट लिया जाता है। यानी अक्टूबर दिसंबर से बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, और उसी फसल को क्या बोलते हैं, रबी फसल कहते हैं। जैसे इस फसल में रबी फसल में कौन कौन चीज आ जाते हैं, गेहूं आता है, जौ आता है, मटर आता है, मसूर और सरसों, ये सारे के सारे हम लोग रबी फसल को कहते हैं और ये रबी फसल में आते हैं। अगर इसमें जो मेन पॉइंट वाला बात बोला है, ये हरित क्रांति की बात बोला है कि हरित क्रांति के फल स्वरूप इस फसल के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, क्योंकि हरित क्रांति के बाद गेहूं का फसल इतना ज्यादा हुआ कि पूछिए मत, और ये पंजाब और हरियाणा है जो तबाही मचाया गेहूं उपजाने में। चलिए कोई बात ना, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर यानी दूसरा नंबर यानी खरीफ फसल किसे कहते हैं। कहता जिस फसल को वर्षा ऋतु में अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है। कहता है कि जिस फसल को वर्षा ऋतु अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, इसी को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। कहता है कि जैसे मकई, जवार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास और जूट, ये सारे के सारे खरीफ फसल में आते हैं जो बरसात के मौसम में उगाए जाते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। अगला नंबर यानी कि जायद फसल, जिसको हम लोग गर्मा फसल के नाम जानते हैं। कहता है जिस फसल को ग्रीष्म यानी कि गर्मी के मौसम अर्थात मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई से लेकर जून तक इसको काट लिया जाता है। ये कहता है कि जिस फसल को ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। जिस फसल को ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। अर्थात अगर बात करें या जैसे की बात करें, जैसे मकई, धान और सारे के सारे जितने सब्जी आते हैं, सब्जी या फल फ्रूट वाला सब्जियों की बात करें तो सारे आते हैं। फल फ्रूट मतलब जैसे खीरा ककड़ी होता है ना, वो फल के रूप में भी यूज करते हैं हम लोग, तो उसको कर सकते हैं। अब अगली बात देखिए, जायद फसल यानी गर्मा फसल में कौन कौन आता है। तो इस फसल में मुख्य रूप से सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। सब्जियों में खास करके खीरा, ककड़ी, कद्दू, भिंडी, तरबूज, खरबूज, ये सारे के सारे चीज आ जाते हैं इसमें। क्लियर। अब आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है। आप सभी को अच्छे तरह से समझ में आएगा अगर लास्ट तक बने रहेंगे तब, और लास्ट तक बनना बिल्कुल छोड़े ना, लास्ट तक बने रहेंगे। आप सभी को एक एक क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला ना हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, और चाहे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय चाहे दीर्घ उत्तरीय कहीं ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाला है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश में खेती कैसे किस प्रकार का होता है ये हमसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि हम लोग बिहार में रहने वाले। बिहार में 80% के आसपास में 80 से 85% लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं, और हम लोग बचपन से खेती के में जुड़े हुए हैं, और खेती जो है हमसे जुड़ा हुआ है ना। चलिए आगे और देखें तो देखिए मेन पॉइंट आपका ये बनता है कि भारत जो है विश्व का 22% चावल का उत्पादन करता है। आपको बता दें कि भारत विश्व का 22% चावल का उत्पादन करता है, और चावल के उत्पादन के लिए अत्यंत उपजाऊ जो मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी आवश्यक होता है। अत्यंत चावल के उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी, अत्यंत जो उपजाऊ मिट्टी होते हैं वो जलोढ़ मिट्टी होते हैं, और जलोढ़ मिट्टी में इसका उपज किया जाता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छी उपज होती है। अगला अगर बात करें तो इसमें मानव श्रम यानी मानव का मेहनत अधिक लगता है, यानी बहुत ज्यादा लगता है। चावल के उत्पादन करने में मानव का मेहनत जो होता है बहुत ज्यादा लगता है। अभी जो बात करें तो आजकल जो क्या होता है कि अभी जो बात करें तभी सिर्फ मोरी डालेंगे। जैसे बरसात का मौसम शुरू होगा मोरी डालना शुरू करते हैं, धान यानी बो देंगे, मोरी उसमें से निकलेगा, मोरी उसको कबारिए, मोरी कबार के रोपिए, रोपने के बाद उसका खाद पटवन सोहनी वगैरह होता है, सारे प्रक्रिया करते करते और इसका
यानी कि अथी में सितंबर होते होते इसको काटना शुरू कर देते, सितंबर अक्टूबर में इसको कटाई चालू हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, मेहनत बहुत ज्यादा की जरूरत होता है। इसीलिए चावल की खेती जब भी कीजिए, धान की खेती, तो उसमें समझ लीजिए पहले से ही कि आपको मेहनताना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, आपको मेहनताना यानी कि मजदूरी के रूप में आप कह सकते हैं कि उसका फसल आपको मिल पाएगा, प्राप्त हो पाएगा। अगला नंबर पॉइंट कहता है कि भारत में चावल के मुख्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल और तमिलनाडु आदि राज्य आते हैं। भारत में चावल का मुख्य उत्पादक जो राज्य है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल और तमिलनाडु आते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, कहता भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। कहता भारत में चावल जो सबसे पहले नंबर पे आता है, जो 22% पूरे देश का 22% चावल का क्या होता है, उत्पादन होता है। लेकिन अगर बात करें भारत में चावल के बाद दूसरे नंबर पे आता है गेहूं। गेहूं जो है खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल किसको बोलते हैं, वैसा फसल जिसको हम लोग खाने के लिए फसल को उगाते हैं उसको खाद्यान्न फसल, अनाज को, अन्न को उगाते हैं। कहता हमारा देश विश्व का दूसरा बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। हमारा जो देश है पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है गेहूं का, और यह विश्व का 10% गेहूं का उत्पादन करता है। कितना परसेंट, 10% गेहूं उत्पादन करता है। चावल की बात किए तो चावल का 22% उत्पादन करता है केवल और केवल भारत, जो पहले नंबर पे आता है। आगे देखेंगे कि हमारे देश में 1967 में हरित क्रांति आई थी। हमारे देश यानी भारत में हरित क्रांति कब हुआ था, 1967 ईस्वी में आई थी, और इसके बाद इससे सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की खेती पर डाला। इसने हरित क्रांति है जो सबसे ज्यादा प्रभाव किसको डाला, गेहूं की खेती पर डाला। और हरित क्रांति के बाद कथा इसका उत्पादन बहुत अधिक हुआ, यानी अधिकाधिक वृद्धि हो गया, इतना ज्यादा वृद्धि हुआ कि पूछिए मत। अगला नंबर देखिए पॉइंट कहता है कि देश में कुल गेहूं का उत्पादन जो है ये 2/3 हिस्सा पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये देश में जितना गेहूं का उत्पादन होता है उसमें 2/3 हिस्सा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मात्र 3 प्रदेश यानी कि 3 राज्य मिलकर के 2/3 गेहूं का उत्पादन करने वाला ये राज्य होता है। कथा उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिल्कुल इसको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश है गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे उत्पादक के राज्य है। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि मोटो अनाज क्या होता है। मोटो अनाज वैसे अनाज जो मोटा होता है, जैसे आप बात कीजिए ज्वार का, बाजरा का, या आप मकई की बात कीजिए तो मक्का के खेती में आप देखेंगे ये सब मोटे मोटे अनाज है, इसको मोटा मोटा अनाज कहते हैं, मोटो अनाज के नाम जानते हैं। कहता है कि ज्वार, बाजरा और रागी की बात करें तो रागी की बात हम बताएंगे। रागी जो होता है एक मड़ुआ जैसा एक प्रकार का अथी होते हैं, उसको बोलते हैं। कहता है ज्वार के बारे में आप जानते होंगे, जो ज्वार है, बाजरा है, ये और रागी जो देश के प्रमुख मोटो अनाज है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, जिसको आयरन कहते हैं, रागी में प्रचुर मात्रा में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे। कुछ लोगों को तो ऐसा होगा कि रागी यानी कि जो हम लोग बात करें रागी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रागी की अगर बात करें तो इसको हम लोग करते हैं मड़ुआ की रोटी। क्या बोलते हैं, मड़ुआ। बिल्कुल याद रखें, मड़ुआ, थोड़ा सा ध्यान से अथी हो जाता है, मड़ुआ है ना, मड़ुआ। बिल्कुल याद रखेंगे। रागी में यानी कि मड़ुआ में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, लोहे और कैल्शियम पाया जाता है। तो लोहा एक मड़ुआ किसी को खाने में थोड़ा सा दिक्कत ऐसा होता है, मोटा अनाज है तो थोड़ा रुखड़ा ऐसा लगता है, जैसे आटा वाला रोटी खाते हैं, जैसे गेहूं का आटा हो या किसी और चीज का आटा, मैदा वाला रोटी खाते हैं, उसके जैसा ये नहीं रहता है, ये थोड़ा सा अजीब होता है ना, तो इसको खाने में। लेकिन इसमें लोहा की बात करें, आयरन की बात करें, आयरन और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में। सबसे पहले ज्वार के बारे में जानेंगे कि ज्वार क्या होता है, ज्वार क्या होता है, ज्वार है क्या, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ज्वार के बारे में अगर जाने तो ये जाने कि चावल और गेहूं के बाद भारत में ज्वार का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी खाद्य फसल है। यानी खाने वाला फसल की बात करें तो गेहूं और चावल के बाद ये ज्वार का ही जो भारत में सबसे ज्यादा एक प्रमुख फसल होता है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, महाराष्ट्र है, जो 51% ज्वार का उत्पादन करता है। भारत से कहता है ज्वार जो है भारत का लगभग 10% खाद्यान्न उपलब्ध होता है।
भारत में ज्वार का 10% क्या उत्पन्न करता है, खाद्यान्न यानी खाने वाला खाद्य पदार्थ के बारे में उत्पन्न करता है। अगला नंबर पॉइंट देखेंगे बाजरा के बारे में। बाजरा एक कुल कृषिगत भूमि का 7% भूमि पर बाजरा उगाया जाता है। यानी भारत में जितने कृषिगत भूमि है, कृषि योग वाले भूमि है, उसका 7% भूमि पर बाजरा उगाया जाता है। जो निर्धन यानी गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों के लिए एवं पशुओं के लिए ये प्रमुख चारा है। सबसे बड़ा अगर बात करें तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है गुजरात है, जो कुल उत्पादन का 24%, भारत में जितने बाजरा उत्पादन किया जाता है उसका 24% जो है उगाया जाता है। क्या? ये आपका गुजरात राज्य में। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे रागी के बारे में, जो मड़ुआ के नाम से जानते हैं। अब मड़ुआ यानी कि रागी, जो मड़ुआ, जिसको मड़ुआ कहते हैं, कहता रागी यह शुष्क प्रदेश का फसल है। रागी जो है यह शुष्क प्रदेश में यानी कि वैसे जगह जहाँ पे बारिश नहीं, बरसात नहीं होता, वहां पर सिंचाई कोई की जरूरत नहीं होता, केवल और केवल बारिश के पानी से ही उगते हैं। तो कहता वैसे प्रदेश में ये क्या होता है, इसका फसल उगाया जाता है। जैसे कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक जो है ये मड़ुआ का यानी कि रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद दूसरा बड़ा उत्पादक की बात करें तो ये आपका राज्य तमिलनाडु होता है। दूसरा बड़ा, सबसे अगर बड़ा बात उत्पादक राज्य की बात करें कौन है, तमिलनाडु है। और ये मकई की बात करें तो कौन, ये आपका आता है अगला नंबर पे मकई। ये भी एक मोटा अनाज है। क्या है? ये भी एक मोटा अनाज है जो मनुष्य को भोजन एवं पशुओं के चारा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और निर्धन मतलब गरीब लोगों का ये प्रमुख भोजन है। कौन? मड़ुआ की बात करें, मकई की बात करें, ये जो मोटे अनाज, जितने मोटे अनाज हैं, ये मकई की बात करें, मड़ुआ की बात करें, ज्वार की बात करें, बाजरा की बात करें, ये गरीब लोगों का फसल है। क्या है? गरीब लोगों का फसल, बहुत अच्छा फसल है जो जानवर के चारा के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। आगे जानेंगे हम लोग दाल के बारे में। दाल क्या होता है जी सुनिए। कहता है कि दाल, यहाँ अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। यहाँ भारत देश में अधिकांश यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जो जनसंख्या है वो शाकाहारी। अन्य देशों में देखिएगा तो शाकाहारी नहीं, सर्वाहारी मिलेंगे, लेकिन हमारे देश में शाकाहारी की जनसंख्या बहुत ज्यादा मिलता है, अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा मिलता है। कहता है यहाँ पर कि दाल हमारे भोजन में प्रोटीन का स्रोत है। दाल हम लोग खाते हैं वो हमारे भोजन के लिए प्रोटीन देता है। क्या देता है? प्रोटीन देता है। भारत के प्रमुख दलहनी फसल की बात करें, जैसे तूर हो, तूर को हम लोग अरहर बोलते हैं, उड़द हो, मूंग हो, मसूर हो, मटर हो, चना है, ये हमारे भारत का मुख्य दलहनी फसल है। दाल खरीफ फसल और रबी फसल दोनों ऋतु में उगाए जाते हैं। दाल का जो फसल है ये खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में उगाए जाते हैं। कहता अरहर, मूंग और उड़द जो है खरीफ फसल के रूप में मनाया जाता है। और बात करें जबकि चना, मटर, मसूर आदि जो है रबी फसल के रूप में मनाते हैं यानी कि उगाते हैं। क्लियर। तो बिल्कुल इतना हम लोग जानेंगे। आगे अगर देखें तो हम लोग गन्ना के बारे में सुनेंगे। गन्ना आखिर क्या है? तो आपको बता दें कि गन्ना की खेती जो होता है ये एक बांस की प्रजाति है। गन्ना जो है एक बांस के प्रजाति का एक प्रजाति है। और इसके साथ में बिल्कुल आपको ये याद रखना पड़ेगा कि गन्ना के जो है कच्चा माल किसका होता है, तो ये गुड़ का और चीनी का कच्चा माल है। यानी कि गुड़ और चीनी जो है ये आपका गन्ना से ही बनता है। गन्ना के बारे में अच्छे से जानिए तो बिल्कुल याद रखेंगे। यह बांस की प्रजाति का एक पौधा होता है। एक बांस के प्रजाति का क्या होता है? पौधा होता है। इसको से मीठा रस निकलता है। क्या निकलता है? इसको से मीठा रस निकलता है, जिससे गुड़ तथा चीनी बनाने के लिए काम आता है। यानी गुड़ तथा चीनी तैयार किया जाता है। भारत कहता है गन्ने के जन्मभूमि है। यानी सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले गन्ना की खेती हमारे भारत देश में ही उगाया गया था। यानी इसीलिए भारत गन्ने की जन्मभूमि के नाम जानते हैं। कहता सबसे पहले विश्व में यानी पूरे दुनिया में भारत में ही गन्ना उगाई गई थी। और यह फसल मिट्टी की उर्वरता शक्ति को जल्दी समाप्त करता है। अगर जिस खेत में आप गन्ने की खेती कर रहे हैं, समझिए कि उस खेत की उर्वरता शक्ति जो होता है, पावर जो होता है, वो खत्म कर देता है। इसीलिए इसकी जब खेती करते हैं तो इसकी खेती में काफी मात्रा में खाद की जरूरत होती है। जब गन्ना की खेती करते हैं तो गन्ना की खेती करने में काफी मात्रा में किसका जरूरत पड़ता है? खाद की जरूरत पड़ती है। क्लियर। अब अगला पॉइंट समझेंगे कि तिलहन का होता है। तब भारत जो है, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तिलहन उसको बोलते हैं वैसे पौधा जो जिससे तेल निकलता हो, जिससे क्या निकलता हो? तेल निकलता हो। और तेल देने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम लोग तिलहन पौधे कहते हैं। कहता है और उसके ऊपर में भारत जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। जो देश की कुल
कृषिगत भूमि की अगर बात करें तो 12% भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती है। भारत में अगर बात करें तो कुल कृषिगत भूमि के 12% भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती है। जैसे में अगर कौन कौन बात करें तो कौन कौन फसल का आपका तिलहन होता है? मूंगफली, मूंगफली का होता है, सरसों का, नारियल का, तिल का, सोयाबीन का, अरंडी। आप अरंडी देखे होंगे, ये आपका अरंडी का पौधा है ना, अरंडी का पौधा। उसके बाद बिनौला, अलसी और सूरजमुखी के साथ साथ आदि जो है भारत के प्रमुख तिलहन की फसलें आपको मिल जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिए, और ये भी आपको बताते चले बाबू, जो तिलहन की अगर बात करें तो तिलहन में आपका ये जो लौकी आता है ना, लौकी के भी तिलहन होते हैं, लौकी के बीज का भी तिलहन होता है, यानी तेल उगाया जाता है। चलिए अगला नंबर देखेंगे, मूंगफली। कहता है यह एक खरीफ फसल है, यह एक क्या है? खरीफ फसल है। भारत विश्व में मूंगफली के उत्पादन में, भारत जो है विश्व यानी पूरे दुनिया में मूंगफली के उत्पादन में दूसरा स्थान पे आता है। यानी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मूंगफली के उत्पादन की बात करें तो दूसरा नंबर पर हमारे भारत देश का आता है। कहता भारत में गुजरात इसके उत्पादक में प्रथम स्थान पे आता है। भारत की अगर बात करें, भारत के गुजरात राज्य सबसे पहले नंबर पे आता है मूंगफली उत्पादन करें, क्योंकि गुजरात आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल बालू वाला जो एरिया है, बलुई जगह है, और ये जो इसका खेती जो होता है बालुआ वाला जो जमीन होता है उस पर ज्यादातर मात्रा में किया जाता है, रेतीली मिट्टी में किया जाता है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र है जो मूंगफली का उत्पादक राज्य हो जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सरसों में। सरसों में जितने सरसों के प्रजाति के जितने तिलहन पौधे हैं वो सारे के सारे सरसों में आते हैं। कहता इसके अंतर्गत राई, सरसों, तोरियां, उसके बाद तारा मीरा आदि कई तिलहन जो शामिल होते हैं ये सरसों वाले कैटेगरी में शामिल होते हैं। और इसकी कृषि भारत के मध्य तथा उत्तर पश्चिम भाग में रबी के मौसम में की जाती है। राजस्थान अकेले 1/3 भाग में उत्पादन करता है सरसों की खेती। क्या चीज़? सरसों की जो खेती है वो 1/3 करता है बाबू, केवल और केवल राजस्थान। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे अलसी। अलसी को ही हम लोग देहाती भाषा में तीसी के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है? तो यह भी एक रबी फसल है। क्या है? अलसी जो तिलसी होता है, तिलसी भी एक रबी फसल है। कहता है कि उत्तरी भारत में यह खरीफ फसल और दक्षिणी भारत में की बात करें तो रबी फसल है। कहता है कि ये उत्तरी भारत में खरीफ फसल के रूप में जानते हैं, खरीफ फसल के में मनाया जाता है या बोया जाता है, और दक्षिणी भारत की बात करें तो रबी फसल होता है जो हमारा क्या होता है? तीसी। क्लियर? अब यहाँ पर पॉइंट आता है अगला, सोयाबीन और सूरजमुखी की। तो सोयाबीन और सूरजमुखी भारत का महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। भारत के महत्वपूर्ण तिलहन फसल में आता है सोयाबीन और क्या आता है? आपका सूरजमुखी आता है। कहता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मिल करके भारत का 90% सोयाबीन का उत्पादन करता है। कौन कौन? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ये दोनों केवल मिलाकर के भारत का 90% सोयाबीन का उत्पादन करता है, केवल ये दोनों मिलकर। क्लियर? चलिए अगला देखेंगे, और आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा ये देखिए चाय का। और चाय के कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो चाय का दिलचस्पी नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के टाइम जैसे आता है चाय का आदी हो जाते हैं। क्या? रत भर जा करके पढ़ते हैं और बीच बीच में घंटे 2 घंटे के बाद वो चाय बना करके पीते हैं ताकि उनको नींद ना आए, थकनी, भूख, ये सब जो है वो कम लगे। और आपको पता होना चाहिए कि चाय को पीने से, कॉफी को पीने से भूख कम लगते हैं। यहाँ तक किसी के तो चक्कर जो दिमाग में आते हैं या अति महसूस करते हैं, हल्कापन महसूस करते हैं, अपने दिमाग को तरोताजगी महसूस करते हैं। कई सारे लोग का ऐसा मानना होता है। चलिए हम लोग चाय की बात करें तो यह एक सदाबहार झाड़ी होता है। सदाबहार मतलब सालों भर इसमें हरी पत्तियां हरी हरी होती है, और सदाबहार अथी क्या है? झाड़ी होती है। कहता जिसकी पत्तियों को सुखा करके और चाय बनाई जाती है। कहता चाय एक सदाबहार झाड़ी होती है और ये झाड़ी के पत्तियों को सुखा करके चाय बनाई जाती है। कहता कि चाय में थीन नाम का पदार्थ होती है। चाय में क्या होता है? थीन नाम का पदार्थ होता है, जिसके कारण चाय को पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। इसी को थीन नाम का जो पदार्थ होते हैं, इन थीन नाम के पदार्थ के कारण ही इसको पीने से हल्का ताजगी महसूस होता है। और यह भारत के महत्वपूर्ण पेय फसल है। पेय फसल मतलब पीने वाला फसल है। अतः इसके उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। याद रखिएगा, चाय के खेती में अगर बात करें तब पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? यानी देश है जो तो हमारा भारत है।
तथा खपत की अगर बात करें तो खपत में यह विश्व के सबसे बड़ा देश है, यानी उत्पादन में दूसरा देश है लेकिन खपत में निर्यात करने में ये दूसरा पहला सबसे बड़ा देश आपका मिलता है, भारत आता है। तथा सबसे पहले भारत में अंग्रेजों के द्वारा इस कृषि को ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 ईस्वी में आरंभ किया गया था। याद रखेंगे, सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने इसका खेती करवाना शुरू की है और इस कृषि को उद्घाटन करने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी जो है वहां पर 1840 ईस्वी में इसकी खेती शुरुआत किया गया, आरंभ किया गया, है ना। आगे की बात करिए और ये पॉइंट आपका आता है कि भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक एवं निर्यातक देश है। भारत जो है ये पूरे दुनिया का अग्रणी देश में गिनती आता है, चाय का उत्पादक और निर्यातक देश में। क्लियर। अब अगला नंबर पॉइंट क्या आता है, अब ये देखेंगे कॉफी के बारे में। कहता है चाय की तरह कॉफी भी एक पेय पदार्थ है। क्या है, चाय की तरह ही कॉफी भी एक पेय मतलब पीने वाला पदार्थ है और यह एक प्रकार के झाड़ी में लगे हुए फल के बीजों से प्राप्त होते हैं। एक प्रकार के झाड़ी होते हैं और झाड़ी में जो फल लगते हैं ऐसे ये फल से बीज बनते हैं और बीज को तैयार किया जाता है कॉफी के रूप में। कहता कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या चीज का, कॉफी का। भारत का 70% कॉफी जो है उत्पादक कहां से होता है, केवल और केवल कर्नाटक से होता है। क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, आगे देखते चलेंगे। और अगला नंबर देखिए पॉइंट क्या कहता है, बागवानी फसलें किसको कहते हैं। तो भारत में बागवानी फसलें में आपका विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां और कंदमूल, औषधियां और सुगंधदायक पौधे एवं मसाले आते हैं। कहता बागवानी फसल में याद रखिए कि भारत में बागवानी फसलें विभिन्न प्रकार के फल में, सब्जियां में, कंदमूल में, औषधि में और सुगंधदायक जो होते हैं इसमें एवं मसाला आदि जो होते हैं ये आता बागवानी फसल में। अब जानेंगे कि आम के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। आम का भी बागवानी लगता है और आम के उत्पादन करने में भारत जो है पूरे दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ अनगिनत किस्म के आम का उत्पादन होता है। यहाँ पर अनगिनत किस्मों के आम का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। बागवानी फसलें, याद रखिए बागवानी लिखा हुआ, बागवानी फसलों में काजू, काली मिर्च, नारियल भी महत्वपूर्ण होता है। अतः कि भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत जो है पूरे दुनिया का काजू का निर्यातक देश सबसे पहले नंबर पे आता है ना, सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और इसकी कृषि मुख्य रूप से केरल और आंध्र प्रदेश में होता है। काजू की खेती कहाँ कहाँ होता है, केरल और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा खेती किया जाता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन, सॉरी अगला नंबर देखेंगे अखाद्य पदार्थ के बारे में। अखाद्य पदार्थ क्या होता है, अखाद्य पदार्थ वैसे कि वैसा पदार्थ जिसको हम खा नहीं सकते। खाने वाले को खाद्य पदार्थ बोलते हैं, खाद्य पदार्थ बोलते हैं, और जिसको नहीं खा सकते उसको अखाद्य पदार्थ बोलते हैं। जैसे पहले नंबर पे आता है रबड़। क्या आता है, रबड़। कहता भारत में इसकी रबड़ की प्रारंभ 1880 ईस्वी में कहता कि टोबन कोर और मालाबार में प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका व्यवसायिक उत्पादन की बात करें तो 1902 ईस्वी में ही आरंभ यानी कि शुरू हो गया था। क्लियर। अब देखेंगे रेशेदार फसल क्या होता है। तो रेशेदार फसल में 4 गो आता है। कौन कौन बाबू, तो ये आता है कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, यानी कि भारत के 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। जिसमें कपास की बात करें तो सबसे पहले अगर नंबर कैटेगरी में रखेंगे कपास है, जो हम लोग रुई वगैरह जो बनाते हैं ना, एक कपास की से ही बनाते हैं। कहता कपास को भारत का मूल स्थान माना जाता है। कपास को भारत का मूल स्थान माना जाता है। कहता सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह क्या है, कच्चा माल का काम करता है। सूती वस्त्र के उद्योग के लिए ये कपास है जो कच्चा माल का काम करता है। भारत में काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। याद रखिए कपास की मिट्टी की बात करें तो जैसे कपास की मिट्टी कहेगा तो काली मिट्टी समझेंगे कि काली मिट्टी में ही कपास की मिट्टी यानी कपास की खेती की जाता है, ये उपयुक्त मानी जाती है। और अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि कपास को पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास की जब खेती कीजिएगा और रोप दीजिएगा तो इसको पकने में 6 से 8 महीने का टाइम लग सकता है, यानी कि लगता है।
क्लियर। अब दूसरा नंबर पे आता है बाबू क्या, जूट। जूट क्या होता है, कपास के बाद, यानी कपास की तरह ही रेशेदार फसल है। कपास के बाद जूट जो है भारत के दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। पहले में तो कपास है और दूसरे रेशेदार फसल कौन आता है, ये कपास के बाद दूसरा नंबर पे आता है जूट। और इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। कहता है इसका उत्पादन के लिए चिकनाई युक्त, यानी कि चिकाई युक्त मतलब कह सकते हैं कि चिकनी मिट्टी होना चाहिए। चिकनाई युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। जूट द्वारा रस्सी बनाया जाता है, कहता है चाट बनाया जाता है, चटाई वगैरह जो कहते हैं, उसका बोरा भी बनाया जाता है, आदि बनाए जाते हैं। और इससे वस्त्र, आकर्षक दस्तकारी चीजें भी बनाई जाती है। यानी वस्त्र के अलावा कई और सारे चीज जो है आकर्षक मतलब देखने में सुंदर और अच्छे अच्छे लगे, ऐसा भी बनाया जाता है। किसे, जूट से। अगला नंबर पॉइंट देखेंगे तो ये देखेंगे हम लोग कि कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन उद्योग कि कैसे इसका योगदान रहा है। किसमें, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय रोजगार में, उत्पादन में किस तरह से योगदान रहा है, उसके योगदान के बारे में बताना है। अब पहला नंबर पे पॉइंट आएगा क्या, कि भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण यह भी है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्वपूर्ण रखती है। कहता है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्वपूर्ण रखती है। 2001 में देश के लगभग कहता है कि 63% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त किया था। तब 2001 की बात कर रहा है कि 2001 में लगभग 63% जनसंख्या है वो कृषि से रोजगार को प्राप्त कर रहा था। लेकिन आज की बात करें कि आजादी के बाद आज तक सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। जो किसका विषय बना हुआ है, ये चिंता का विषय बना हुआ है। अगला पॉइंट कहता है कि कृषि के महत्वपूर्ण, यानी कि कृषि के महत्व को समझते हुए, कृषि का महत्व आप समझिए और समझते हुए भारत सरकार ने इसके विकास एवं वृद्धि के लिए कहता इसके आधुनिकीकरण का प्रयास किया है। यानी कृषि के महत्व को सरकार समझा और समझ करके इसको क्या किया, कहता है कि कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि, कहता है कि समझते हुए भारत सरकार ने इसके विकास एवं वृद्धि के लिए इनके आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया है। और इसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र स्थापना, बागवानी विकास एवं मौसम विज्ञान, मौसम के पूर्वानुमान क्षेत्र में अनुसंधान और विकास आदि को प्राथमिकता दी गई है। क्लियर। चलिए अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्या कहता है, देखिए मेन पॉइंट, खाद्य सुरक्षा। अब खाद्य सुरक्षा मतलब खाने वाले वस्तुओं का सुरक्षा कैसे करेंगे, तो हम आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हम लोगों का जो मेन असली जो जरूरत होता है वो रोटी, कपड़ा और मकान, जो सबसे पहले पुराने जमाने से आ रहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये सब चीज हमारे पास है, समझिए कि हम बिल्कुल एकदम सुखी परिवार हैं। ये पहले लोग होते थे। हमारे देश में यहाँ निर्धनता यानी गरीबी अधिक है, कहता है वहाँ भूखमरी की समस्या है। हमारे देश में भूखमरी की समस्या है और इसको दूर करने के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई हुई है। कहता है इसके 2 अंग है। इसके कितने अंग है, 2 अंग है। एक तो बफर स्टॉक प्रणाली, एक होता है जन वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक प्रणाली में इसका भंडारण किया जाता है, सभी को एक जगह ला करके जमा करके रखा जाता है। और जन वितरण प्रणाली में लोगों को एकदम बांटना होता है। जैसे अभी राशन बांट रहा है ना, तो उस तरह से 5 किलो राशन जो है अभी बट रहा है, उस हिसाब से जन वितरण मतलब लोगों में बांटना होता है। अब इसके अंतर्गत समझेंगे कि इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में, ग्रामीण यानी गांव के क्षेत्र में सस्ती दरों पर यानी सबसे कम दामों पर आवश्यक सामग्री और अनाज जो है मुहैया कराई जाती है। कहता है कि इससे गरीब लोगों को भोजन सुलभ यानी कि बहुत अच्छे से उसे प्राप्त हो जाता है ना, यानी कम दाम पर जो मिलता है। या कह सकते हैं कि अभी जो का जो सरकार है वो सबको 5 साल तक एकदम मुफ्त में अनाज देने की बात किया है, 5 किलो, तो वो सबको दे रहा है। तो ये जो गरीब बच्चों को क्या दिया जाता है, यानी कि अनाज को मुहैया कराया जा रहा है। अब आगे जाने की उपभोक्ताओं को 2 वर्ग में बांटा गया है। उपभोक्ता यानी कि इसको लेने वाले को 2 वर्ग में बांटा गया है। एक तो गरीबी रेखा से नीचे और एक गरीबी रेखा से ऊपर।
गरीबी रेखा, गरीब में गरीब दोनों प्रकार के आते हैं, एक गरीबी रेखा से नीचे वाले गरीब होते हैं, एक गरीबी रेखा से ऊपर वाले गरीब होते हैं। कहता कि वर्धन काल, अब कहता था कि फसल के बोने, बढ़ने और पकने में जो उपयुक्त मौसम वाला जो समय होता है उसी को हम लोग वर्धन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्धन काल। कि फसल के बो दिए, वहां से लेकर के बढ़ा, पक करके तैयार हो जाने तक जितना टाइम लगा, जितना समय लगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्धन काल बोलते हैं। क्लियर? आगे समझेंगे। और ये हमारा हरित क्रांति, जो हम लोग हरित क्रांति के बारे में इतना कुछ जानते आ रहे थे, अब जानेंगे हरित क्रांति क्या है। तो हमारे देश के कृषि की, हमारे देश के कृषि में क्रांतिकारी का विकास, इसमें मुख्यतः नए बीज, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ अनाज उपज में अधिक वृद्धि हुई है। भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन है। भारत में विश्व का सबसे अधिक क्या है? पशुधन है। और यहाँ विश्व का 97% भैंस तथा विश्व का 14% गाय की जनसंख्या निवास करती है। याद रखिए, भारत में विश्व के सबसे अधिक पशुधन यानी जानवरों का धन हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा, जिसमें से पूरे दुनिया का 97% भैंस जाता है और विश्व का कितना परसेंट? 14% गाय की जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है। कहता ऑपरेशन फ्लड द्वारा देश में दुग्ध उत्पादन की बात करें तो बहुत वृद्धि हुई है और इसे ज्वाला, कहता कि उज्ज्वला क्रांति के नाम से जाना जाता है। उज्ज्वला क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये फसल उत्पादन यानी कृषि के लिए बिल्कुल क्या है? अनाज के लिए है। क्लियर? चलिए, ये हमारा लास्ट था और इसके बाद आपका खत्म हो जाता है। सारे क्वेश्चन आंसर की बात करें तो अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है, कल के लिए इंतजार करेंगे। आज के लिए बिल्कुल बाय बाय। और बिल्कुल अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि अगला जो वीडियो बने वो किस प्रकार के, कौन से सब्जेक्ट के और कौन से चैप्टर से बने। चलिए, थैंक यू।